सुप्रभात बच्चों। आज जो हम लोग क्लास 11th के टॉपिक स्टार्ट करने वाले ये है एनएलएम। इसमें हम लोग सिर्फ कंस्ट्रेंट मोशन का केस नहीं करेंगे इसमें इंक्लूड, क्योंकि वो अलग से काफ़ी बिगर पोर्शन बन जाता है। उसके अलावा हम लोग मोस्टली जितने भी पार्ट आपके नीट जेई मेंस के लिए रिक्वायर्ड हैं वो सब हम लोग यहाँ पर रिवाइज करने वाले हैं। ठीक है, तो फार्मूला बुक बनाने का तरीका अगेन देखिए, फार्मूलाज जो आपके फार्मूलाज आपके बुक से मिसिंग है आप उसे कृपा करके नोट डाउन कर लीजिए, और नोट डाउन करने के बाद आपको एग्जाम से पहले एटलीस्ट वही 20 to 30 टाइम्स आपको सुनने होंगे। नहीं तो आपने जो फॉर्मूला बुक बनाए हैं उसको बार बार पढ़ने होंगे। तो अगर जब टाइम नहीं पढ़ने का नहीं मिला तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए फिलहाल स्टार्ट करते हैं। एनएलएम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो हमारे पास सबसे पहला पार्ट जो पार्ट आता है वो क्या होता है, हमारे पास इनर्शिया। इनर्शिया क्या है, किसी भी या इनर्शिया को आप रिलेट कर सकते हैं तो मास से रिलेट कर सकते हैं पहली बात तो इनर्शिया होता है क्या है कि कोई भी बॉडी हो हमारे पास वो अपने स्टेट ऑफ रेस्ट को या स्टेट ऑफ मोशन को चेंज नहीं कर सकता है, एंड यही प्रॉपर्टी कहलाया बाय इट्स ओन। ठीक है, तो यही प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी कहलाए इनर्शिया के बराबर। इसका कोई यूनिट डायमेंशन नहीं हो सकता। इनर्शिया ऑफ रेस्ट अगर हम लोग बात करें तो बॉडी जो हमारे पास है वो इनिशियली रेस्ट पे रहेगा और वो खुद ब खुद स्टार्ट नहीं हो जाएगा मूव करना। मतलब क्या है बेटा कि जैसे आप बाइक पे बैठे हो और सडनली बाइक किसी ने स्टार्ट करके एक्सीलरेट कर दिया तो आप बाइक के जो पीछे वाला बैठा हुआ बंदा होता है वो पीछे की तरफ फॉल करता है। दैट इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट। डस्ट जो कारपेट है वहां से आप डस्ट निकाल रहे, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ठीक है, इनर्शिया ऑफ मोशन क्या होता है हमारे पास, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो खुद ब खुद रुक नहीं जाएगा। दैट इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन भी सेम है, कोई भी बॉडी जो मोशन में है वो खुद ब खुद अपना डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकता। न्यूटन सेकंड लॉ पे आए तो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम को हम लोग फोर्स के बराबर कर देते हैं। आप इस फोर्स की बात करें तो चेंज इन मोमेंटम बाय चेंज इन टाइम के बराबर। मोमेंटम क्या है, ये हमारे पास क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेंट कितना बॉडी में है उसको हम लोग मोमेंटम से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि वेक्टर क्वांटिटी एमवी से प्रोडक्ट ऑफ एमवी से आप इसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसका यूनिट डायमेंशन आप यहीं से निकाल सकते हैं। यूनिट तो लिख दिया गया है केजी पर मीटर सेकंड। डायमेंशन लिखा जाए तो आप लिख सकते हैं एम एल टी माइनस 1 के बराबर इसका डायमेंशन होगा। अगर एक वॉल है, वॉल पे कोई बॉल टकरा रहा है, लेट्स से बॉल मेक एन एंगल थीटा विद द नॉर्मल, और ये टकरा रहा है तो याद रखना हमेशा अलोंग द वॉल कभी भी मोमेंटम चेंज नहीं होता। तो इस डायरेक्शन में जो है मोमेंटम चेंज नहीं होगा तो मोमेंटम एमवी साइन थीटा ही रह जाएगा। तो मोमेंटम चेंज किस डायरेक्शन में हुआ, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर मोमेंटम आप चेंज करने के लिए बात करें तो कितने के बराबर आ जाएगा, ट्वाइस एमवी कॉस थीटा के बराबर। क्योंकि अगर आप इनिशियल देखें और ये फाइनल, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। ठीक है, फिर बात करते हैं हम लोग अगर चेंज इन मोमेंटम की बात की जाए सर्कुलर पाथ पे, तो सर्कुलर पाथ में जो चेंज इन मोमेंटम है वो आप वेक्टर एडिशन वगैरह से निकाल सकते हैं। दैट इज ट्वाइस एमवी साइन थीटा बाई 2 के बराबर। साइन थीटा बाई 2 के बराबर कोई भी पोर्शन आप ले लीजिए वहां से निकाला जा सकता है। मान लीजिए हमारे पास एक पाइप है, पाइप से पानी निकल रहा है तो फोर्स कितना उसके लिए रिक्वायर्ड होता है, तो उसके लिए जो फोर्स टू होल्ड दिस पाइप इज इक्वल टू होता है हमारे पास रो ए बी स्क्वायर के बराबर। अब अगर ये पानी जाकर टकराया वॉल से और टकराने के बाद रिवर्ट बैक कर गया तो जो फोर्स लग रहा होगा वॉल से वॉल पे वो लग रहा होगा ट्वाइस रो ए बी स्क्वायर के बराबर। अगर पावर की बात की जाए तो फोर्स इंटू वेलोसिटी से आप लिख सकते हैं, यानी रो ए बी क्यूब के बराबर। ठीक है, एवरेज पावर की बात करेंगे तो हाफ से डिवाइड कर देंगे। फिलहाल अगले केस पे आते हैं कि मशीन गन अगर हमारे पास है, यहाँ से n नंबर ऑफ बुलेट पर सेकंड पास आउट हो रहा, तो एक तो बोला जाता है रिकॉलिंग वेलोसिटी ऑफ द गन कितना हो बता दीजिए। तो आप वी आर अगर देखें तो वी आर पीछे की तरफ होगा, तो रिकॉलिंग वेलोसिटी अगर निकला जाए तो m इंटू वी आर विच इज मास ऑफ द गन इंटू वी आर इज इक्वल टू m इंटू स्मॉल यू मास ऑफ द बुलेट इंटू वेलोसिटी ऑफ द बुलेट। तो यहाँ से आप वी आर निकाल सकते हैं। फिर दूसरा पूछा जाता है कि ये अगर बुलेट जाकर वॉल पे टकरा रहा हो और n नंबर ऑफ बुलेट पर सेकंड निकल रहा हो तो आपको बताइए फोर्स टू होल्ड दिस गन कितना है, वो कितने के बराबर हो जाएगा, एन एम वी के बराबर। अब अगर मान लो n बुलेट गया बॉल पे टकराया तो टकराने के बाद कितना चेंज इन मोमेंटम पर सेकंड कर रहा होगा वही हमारे पास आएगा फोर्स। अगर मान लो बुलेट इंपिंज कर गया तो फोर्स एक्सर्टेड ऑन द वॉल वो आ जाएगा एन एम वी के बराबर। अगर वो टकरा कर रीबाउंड हो गया है तो चेंज इन मोमेंटम क्योंकि ट्वाइस हो जाता है तो फोर्स भी हो जाएगा ट्वाइस एन एम वी के बराबर। अब रॉकेट प्रोपल्शन की बात करें तो रॉकेट प्रोपल्शन में अगर यहाँ पर मास फ्लो रेट चेंज होता रहता है तो फोर्स ऑन द रॉकेट अगर देखा जाए तो वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट और एग्जॉस्ट वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट इनटू डीएम बाई डीटी। कई बार ये बोलता है कि इसको अपने वेट को ओवरकम करना है तो एमजी के बराबर भी आप कर सकते हैं। किसी भी टाइम पे नेट फोर्स ऑन द रॉकेट देखा जाए तो आप किसके लिख सकते हैं, उस पर जो फोर्स लग रहा है दैट इज v इंटू डीएम बाई डीटी माइनस एमजी के बराबर। अब यहीं से आपने एक्सेलरेशन निकाल लिया और m क्या है भाई, इंस्टेंटेनियस मास। m क्या है हमारे पास, इंस्टेंटेनियस मास, वो किसके बराबर होगा, m नॉट माइनस रेट विच इज डीएम बाई डी इनटू टाइम के बराबर। इनटू टाइम के बराबर तो यहाँ से m निकल आएगा आपके पास। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग बात करें कि वेलोसिटी किसी भी इंस्टेंट पर अगर देखा जाए तो किसके बराबर होगा। यहाँ पर वेलोसिटी कांस्टेंट है बेटा, सिर्फ मास चेंज हो रहा तो v इज इक्वल टू मींस विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट की बात कर रहे हैं हम लोग तो वो वेलोसिटी ur है, दैट इज अ कांस्टेंट। तो v इज इक्वल टू आएगा आपके पास ur
ln m नॉट बाई n के बराबर, m नॉट इज द इनिशियल मास। अब अगर हमारे पास दूसरा केस आया, नेक्स्ट केस आते हैं कि बताया जाएगा यहाँ पर कि नॉर्मल फोर्सेस कितना लग रहा है। यहाँ पे दो तीन सवाल बन सकते हैं कि बताइए नॉर्मल फोर्स विद इन दिस सरफेस m1 m2 कितना होगा, m2 m3 कितना होगा। तो पहले आप एक्सेलरेशन निकाल लीजिए। अब नॉर्मल फोर्स हमें निकालना है विद इन 1 and 2, तो आप निकाल सकते हैं। अगर आप इस पॉइंट पे बैठ जाए तो आपको कितने ब्लॉक को पुश करना है, 2 ब्लॉक को पुश करना है। तो n1 इज इक्वल टू हो जाएगा कितने मास को पुश करना, वो देख लीजिए m2 प्लस m3, ये मास को हमें पुश करना है इनटू एक्सेलरेशन। तो आपका आंसर निकल गया। अगर आप n2 पे आ जाए तो n2 पे देखें तो कितने ब्लॉक को पुश करना है, यहाँ पर 1 ब्लॉक को विच इज m3, तो m3 इंटू a कर दें, ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर आया हमारे पास अगर एक रॉड है जिसका यूनिफॉर्म मास है, डिस्ट्रीब्यूशन है, लेंथ l है, उसको आपने फोर्स x लगाया है, तो बताइए x डिस्टेंस पे कितना टेंशन लग रहा होगा। तो आप इस पोर्शन का जो कटा हुआ पोर्शन उसका मास निकाल लीजिए पहले, वो किसके बराबर आ जाएगा, मास पर यूनिट लेंथ m by l इंटू x के बराबर, और एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आपके पास जो डायग्राम दिख रहा होगा वो ये छोटू मास, और यहाँ पे टेंशन, इसका एक्सेलरेशन a विच इज फोर्स बाई मास के बराबर। तो यहाँ से टेंशन निकल गया। अगर F1 F2 दोनों लग रहा है और इस एंड की बात करें तो आपने मास निकाल ही लिया है बेटा, तो जरा समझे। यहाँ पर हम लोगों ने मास निकाल लिया है m, सपोज ये टेंशन है, और यहाँ पर है मेरा F1, ठीक है, F1 या F2 जो भी था, F2 है इस केस में, और एक्सेलरेशन a निकला। तो आप देख सकते हैं टेंशन माइनस F2 दैट शुड बी इक्वल टू जो स्मॉल मास निकालना है इनटू एक्सेलरेशन a। आप यहाँ से फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला केस आया हमारे पास कि एक रोप है जो कि मास m से हैंग कर रहा है। तो बताइए टेंशन कितना होता है। टेंशन एट दिस एंड देखें, सेंटर देखें, कहीं भी देखें, वो mg के बराबर ही हो जाएगा। बट अगर रॉड है हमारे पास, उसका अगर मास हो तो इसके लिए टेंशन अलग अलग होगी। जैसे इस पॉइंट पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे 0 है क्योंकि कोई मास उठाना नहीं होगा। अगर आप इस पॉइंट पे चले जाएं जो हाईएस्ट पॉइंट है, तो यहाँ पे टोटल रोप को उठाना हो जाएगा, तो कैपिटल mg हो जाएगा। अगर सेंटर पे आ जाए तो आधा मास, तो m/2 इंटू जी के बराबर। बट अगर कोई x डिस्टेंस हो तो उस x डिस्टेंस पे जितना मास हैंग हो रहा है, जैसे ये लोअर पार्ट में कितना मास हैंग हो रहा है, वो आप m/l इंटू x से निकाल सकते हैं, इंटू जी से निकाल दिया, ठीक है। अब अगर दोनों जो रोप है उसका भी मास है, ब्लॉक भी हैंग हो रहा, तो पहले ब्लॉक हैंग के कारण किसी भी जनरल पॉइंट पे फोर्स निकाल लिया, वो आया mg। अब रोप क्योंकि मास था उसके कारण जो टेंशन लग रहा होगा वो निकाल लिया m/l इंटू x के बराबर हो गया हमारे पास टोटल मास के बराबर, ठीक है। अब टोटल टेंशन निकाल लिया उस पॉइंट पे। अब अगर हमारे पास पुली मास सिस्टम हो तो यहाँ पे एडवर्ड मशीन जो हमारा होता है, इसके कारण आप निकाल सकते हैं एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, m2 माइनस m1 अपॉन m2 प्लस m1 इंटू जी के बराबर टेंशन याद होना चाहिए, ट्वाइस ऑफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। कई बार पूछा जाता है आपसे कि पुली जो रूफ है उस पर कितना फोर्स लगा रहा होगा, दैट इज इक्वल टू ट्वाइस टी के बराबर, ठीक है। चलिए अब इसी ट्वाइस टी से आपके पास एक और एक्सप्रेशन भी निकल के आता है, रिड्यूस मास का कंसेप्ट उसे हम लोग बोलते हैं। तो चलो वो बाद में देख लिया जाएगा, या कहीं जगह है क्या मेरे पास, जगह है तो मैं लिख देता हूँ अभी फिलहाल। तो फोर्स जो हमारे पास, चलिए तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास ट्वाइस इंटू ट्वाइस, तो ये आ गया 4 टाइम्स ऑफ m1 इंटू m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी के बराबर। ये है हमारे पास टोटल फोर्स जो कि पुली पे लग रहा होगा। अब इसी को आप m इफेक्टिव से डिवाइड बाई 4 करके भी निकाल सकते हैं। चलिए एडवर्ड मशीन के सेकंड केस पे आ जाएं, तो सेकंड केस ये रहा हमारे पास, जहां पर एक m2 वाला मास इसी सरफेस पे रखा हुआ है, m1 हैंग कर रहा। अब इसके लिए अगर एक्सेलरेशन निकाले तो m1 इंटू जी अपॉन सम ऑफ द मास, और टेंशन निकाले तो m1 m2 इंटू जी अपॉन सम ऑफ द मास के बराबर। अगर हमारे पास एक इंक्लाइंड सरफेस पे m1 m2 रखा गया है, लेट्स से हमारे पास जो m2 है वो डोमिनेट कर रहा है, उसका मास ज्यादा डोमिनेट कर रहा है, तो जो एक्सेलरेशन हो जाएगा m2 इंटू साइन अल्फा या साइन बीटा, जो भी एंगल था उसके करस्पॉन्डिंग m2 साइन बीटा माइनस m1 साइन अल्फा डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू जी के बराबर। टेंशन अगर निकाला जाए तो m1 इंटू m2 इंटू जी अपॉन m1 प्लस m2, और इन ब्रैकेट आ जाएगा साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। अगर आप बेटा फर्स्ट केस में जाए तो अल्फा बीटा की वैल्यू 90 डिग्री रखेंगे, तो दोनों एक्सप्रेशन आपको एज यूजुअल मिल जाएंगे, ठीक है। फोर्थ केस आते हैं एडवर्ड मशीन का, ये रहा हमारे पास फोर्थ केस, जिसमें एक पुली भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, तो आपको यहाँ पर बताना हो जाएगा। कुछ खास बात नहीं है बेटा, पहले आप चाहो तो इस एफबीटी बना लीजिए, यहाँ से काम हो जाएगा। तो अगर देखें यहाँ से m1 इंटू जी शुड बी इक्वल टू ट्वाइस टेंशन के बराबर हो जाएगा। टेंशन इज इक्वल टू हमारे पास किसके बराबर है, टेंशन इज इक्वल टू हमारे पास है मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ द बी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब एडवर्ड मशीन के कंडीशन से आपको याद होना चाहिए कि अगर हमारे पास पुली है, एक्सेलरेशन याद रखें क्या क्या है, ये हमारे पास पुली है, और ये हमारे पास ए है, ये बी है, ये बी है। तो एक्सेलरेशन ऑफ द पुली किसके बराबर होता है, दोनों के मीन के बराबर, ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 के बराबर हो जाता है। ये हमारे पास एक्सप्रेशन ऑफ द पुली का एक्सप्रेशन है, वहीं से आपने निकाला। अब देखो तो हमारे पास जो पुली है
वो एक्सेलरेशन ऑफ ए है, डिवाइडेड बाई ये तो 0 हो गया। तो अगर आप देखें तो हमारे पास एक्सेलरेशन ऑफ द पुली इज इक्वल टू ए बी प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2, यहीं से है ए बी इज इक्वल टू ट्वाइस। ठीक है, अब यहीं से आपने एक्सप्रेशन निकाला जो हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ है वो इस वाले मास के लिए लिख दिया, तो इसका वेट माइनस 2t इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऊपर लिखा और इसे सिंपलीफाई कर दिया। ठीक है, चलिए और आते हैं हम लोग इसी केस को बनाते हुए। हमारे पास एक और केस है जो कि आपको लास्ट पार्ट में, चलो थोड़ा बाकी सारे डायग्राम्स डिलीट कर दिए जाए तो हमारे पास कुछ नया बाकी रहेगा। आइए, हाँ, तो अगर इस फोर्थ केस को ले लें, जो भी केस था हमारे पास यहाँ पर, उससे पहले चलो ये भी वेज का कंस्ट्रेंट चलो देख ही लेते हैं। अब देखो भाई, अगर अपने से बोला जाए कि पहले कितना फोर्स लगाया जाए सो दैट ये दोनों मासेस कंबाइन होकर चले, तो ये हमारे पास स्यूडो का कंसेप्ट आ जाता है। स्यूडो का कंसेप्ट क्या होता है बेटा, एक्सेलरेशन हम लोग निकाल लेते हैं। तो मान लो इस बॉडी का एक्सेलरेशन आगे की तरफ था, तो स्मॉल मास का एक्सेलरेशन पीछे की तरफ लगेगा और आपने इसको बैलेंस कर दिया, तो नीचे की तरफ जो जी साइन थीटा लग रहा था यहाँ पर आया ए कॉस थीटा, तो जी साइन थीटा को हम लोगों ने बैलेंस कर दिया ए कॉस थीटा से, वहां से ए की वैल्यू निकल गई विच इज जी टैन थीटा। तो फोर्स मिनिमम कितना चाहिए हमारे पास, सम ऑफ द मास इनटू जी टैन थीटा। फिर अगर बोला जाए कितने फोर्स से हमें इसे पुल करें सो दैट स्मॉल मास नीचे गिर जाए, तो रिएक्शन फोर्स को हमें जीरो कर देना होगा, और परपेंडिकुलर वाले फोर्सेस को देखा तो रिएक्शन फोर्स इज इक्वल टू mg अपॉन cos थीटा के बराबर आया। अब चाहो तो इसे खुद भी सिंपलीफाई करके निकाल सकते हो। ठीक है, सॉरी यहाँ पर लिखा गया है वो mg cot थीटा के बराबर। फिर से वही बातें कि अगर यहाँ पर देखा जाए तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, a sin थीटा की वैल्यू को आप बराबर करने वाले हैं g cos थीटा से। तो देख लो a की वैल्यू g अपॉन cos थीटा बाई sin थीटा हो जाएगा, मतलब cot थीटा हो जाएगा। अब कैपिटल M पे ही फोर्स लगने वाला है इसलिए लिख दिया mg इंटू cot थीटा। ठीक है, चलिए अब इसी पे हमारे पास जो पिछला केस दिया है जिसमें कि बॉडी एक साथ मूव कर रहा है वही बात किया है। यहाँ पे मान लो फोर्स जो था, यहाँ पर जो फोर्स F निकाल रहे थे वही F है। अब F को आप रिप्लेस कर सकते हैं m नॉट इंटू जी से, तो m नॉट इंटू जी को यहाँ पे इक्वेट कर दीजिए m नॉट इंटू जी। तो अब यहाँ से आपको जो हमारा एक्सप्रेशन है वो चाहो तो निकाल सकते हैं। ठीक है, m नॉट को फिर सिंप्लीफाई किया जा सकता है, तो टेंशन यहाँ पे निकाल लेंगे और टेंशन निकालने के बाद फिर आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। m नॉट का जो एक्सप्रेशन है वो आ जाएगा हमारे पास कैपिटल M प्लस स्मॉल m और मास इंटू एक्सेलरेशन। चलो इसका आपको हिंट दे देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो इसको निकालने में। चलिए इसका हिंट दे दिया जाए, जरा इसका हिंट दे दिया जाए, न्यूटन्स लॉज कैसे आप लिखना चाहते हैं। तो यहाँ पर देखो बेटा, हमारे पास पहला एक्सप्रेशन आ जाएगा m नॉट इंटू जी माइनस टेंशन शुड बी इक्वल टू m नॉट इंटू ए के बराबर। ये एक एक्सप्रेशन हो गया हमारे पास। ठीक है, ए को आप वहीं से जो जी tan थीटा है दोनों का सेम ही रहेगा। अब यहाँ से अगर आप देखें तो टेंशन इज इक्वल टू सम ऑफ द मास कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू एक्सेलरेशन के बराबर आ जाएगा। अब एक्सेलरेशन की वैल्यू आपने रख दी, ये दोनों इक्वेशन को आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आंसर m नॉट का एक्सप्रेशन निकल कर आ जाएगा। ठीक है, आइए अब हमारे पास बोला गया है एक बॉल है जो आया है, टकराया है, टकराने के बाद अगर देखा जाए तो बॉल अगर ऊपर जाएगा तो हमारे पास चेंज इन मोमेंटम या इम्पल्स कितना होगा। याद करें बाय द वे बेटा, इम्पल्स इज हमेशा चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो इम्पल्स किसी भी दो सक्सेसिव कोलिजन के लिए क्या हो जाएगा, m v1 प्लस v2। क्यों भाई, क्योंकि v1 इसका नीचे की तरफ है, v2 ऊपर की तरफ है, तो सम ऑफ द मास वहाँ पे मोमेंटम ऐड हो जाएंगे। अब आया मैन एंड केज का क्वेश्चन, मैन केज का क्वेश्चन। तो अगर एक मैन है जो कि केज में है और रोप से ये पुल कर रहा, तो जरा समझिए इस बात को। यहाँ पे जो मिनिमम टेंशन लग रहा होगा इस बात को देखें, तो टेंशन यहाँ पे टी लग रहा है। इस पूरे का एफबीडी देखें तो टेंशन ऊपर की तरफ लग रहा है, नीचे की तरफ स्मॉल mg जो कि मास आदमी का है, और उसके नीचे जो कि जिस प्लेटफॉर्म पे है उसका मास है। तो यहाँ पर आप जब इसका एफबीडी बनाकर सिंप्लीफाई करेंगे, जो टेंशन इन द रोप आना चाहिए वो स्मॉल मास मतलब मास ऑफ द मैन प्लस मास ऑफ द प्लैंक और द सरफेस डिवाइडेड बाई 2 इंटू जी के बराबर। नॉर्मल फोर्स अगर लिखा जाए तो वो m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू जी के बराबर आएगा। फिर आता है हमारे पास एक्सप्लोजन ऑफ द बॉम्ब का केस। तो अगर बॉम्ब सरफेस पे जा रहा और एट द मैक्सिमम हाइट यहाँ पर ये टूट गया है, तो देखो बेटा क्या हो सकता है। यहाँ पर टूटने के बाद एक ब्लॉक नीचे आ सकता है, एक ब्लॉक नीचे आ सकता है। तो अगर नीचे आ रहा होगा बेटा तो उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। लेट्स से m1 नीचे आ रहा था और m2 पीछे की तरफ गया, तो इसका वेलोसिटी कुछ v2 हो जाएगा। अब ये हमें m1 v2 निकाल सकते हैं। थर्ड मास भी दिया जा सकता है तो m3 पूछा जा सकता है, उसका v3 बताइए। तो अगर सेम पाथ रिट्रेस करना हो बेटा तो v2 की वैल्यू u cos थीटा के यही बराबर होगी। तो यहाँ से अगर आप देखें तो क्या क्या बातें लिखी जा सकती है। मैंने क्या बोला कि ब्लॉक का हाईएस्ट
पॉइंट पे था विच इज यू कॉस थीटा, ये टूट गया। एक मास जो m1 है वो नीचे की तरफ ड्रॉप हो गया, m2 का वेलोसिटी पीछे की तरफ आ गया है, तो m2 इंटू हमारे पास आ जाएगा u cos थीटा के बराबर है, और m3 जो है वो आगे की तरफ मूव कर रहा है, तो m3 इंटू v3 के बराबर। अब यहाँ से सिंप्लीफाई करके आप v3 का एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद आए तो हमारे पास फ्रिक्शन का केस स्टार्ट हो जाता है। फ्रिक्शन को अगर हम लोग बात करें तो स्टैटिक फ्रिक्शन, डायनामिक फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन की कैटेगरी में हम लोग इसे डिवाइड कर देते हैं। तो जो स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है ये तब रहता है जब हमारा बॉडी रेस्ट पे होता है। अब देखो कई बार यहाँ पर इसका ग्राफ एक्सप्लेनेशन आपने समझा होगा जो रेगुलर क्लासेस है, तो कई बार यहाँ पर पूछा जाता है इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, ये स्टैटिक फ्रिक्शन है, बट काइनेटिक फ्रिक्शन हमारे पास कहाँ पर है, यहाँ से है। ठीक है, तो कई बार पूछा जाता है स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा लेस देन होगा इससे काइनेटिक फ्रिक्शन से। सो आंसर इज फॉल्स बिकॉज लिमिटिंग फ्रिक्शन इज आल्सो टाइप ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ये जो कि ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, बट ये बात बोला जाए कि लिमिटिंग फ्रिक्शन हमेशा ज्यादा होगा डायनेमिक फ्रिक्शन से, तो ये बिल्कुल सही बात हो गया। अब जैसे ही डायनेमिक फ्रिक्शन आ गया तो वहां पे जो एक्सेलरेशन निकलेगा वो निकलेगा फोर्स माइनस जो हमारे पास काइनेटिक फ्रिक्शन है का कोफिशिएंट म्यू इनटू mg अपॉन m के बराबर निकलेगा। अच्छा, अब स्टैटिक फ्रिक्शन में अगर देखें जाए तो उसमें क्या लिख सकते हैं, म्यू इनटू नॉर्मल के बराबर। नॉर्मल जनरल केस में हमारे पास अगर ब्लॉक ग्राउंड कर रखा है तो mg के बराबर हो जाएगा, बट ऐसा जरूरत नहीं है, कई बार नॉर्मल की वैल्यूज भी चेंज होती है। अब हमारे पास बात किया जाए कॉन्टैक्ट फोर्सेस क्या क्या होते हैं बेटा, तो कॉन्टैक्ट फोर्स और एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो कॉन्टैक्ट फोर्स जो सरफेस पे कॉन्टैक्ट लगने वाले फोर्स है उनका रिजल्टेंट कौन कौन सा है बेटा, वो हमारे पास नॉर्मल और फ्रिक्शन है, उन दोनों का रिजल्टेंट आ गया रिएक्शन फोर्स, ये आया नेट कॉन्टैक्ट फोर्स। एंगल ऑफ फ्रिक्शन अगर देखा जाए तो वो किसके हैं, जो नेट कॉन्टैक्ट फोर्स है, एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड नेट कॉन्टैक्ट फोर्स, उसी को हम लोग एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोल देते हैं, जो किया है हमारे पास फ्रिक्शन फोर्स डिवाइडेड बाय n विच इज इक्वल टू म्यू के बराबर। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन हमारे पास कई बार म्यू के बराबर भी होता है। एंगल ऑफ, इसके बाद थोड़ा सा और बात करते हैं एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज वो एंगल है जिसपे अगर बॉडी को रख दिया जाए वो ऑन द वर्ज ऑफ स्लिपिंग हो किसी एंगल इंक्लाइंड प्लेन से, तो जनरली वो देखा जाए तो हमारे पास tan अल्फा के बराबर ही हो जाता है, यानी एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंगल ऑफ रिपोज के बराबर होता है। तो अगर ऐसा है तो मान लीजिए अगर हमारे पास एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो है वो एंगल ऑफ रिपोज से कम है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, बॉडी वहां पर रुका रहेगा। अगर रुका रहेगा तो उसके जो नेट कॉन्टैक्ट फोर्स है वो mg के बराबर रहेगा, बट अगर ये एंगल बड़ा हो जाए, ग्रेटर देन हो जाए, तो क्या हो जाएगा, बॉडी हमारा स्लाइड करना स्टार्ट कर जाएगा। तो अगर हमारे पास बॉडी स्लाइड कर रहा है, अगर हमारे पास बॉडी, चलो इस बात को भी देख लो यहाँ पर कि अगर थीटा की वैल्यू अल्फा से छोटी हो जाए तो ब्लॉक रिमेन स्टेशनरी रहेगा, जो कि जो फोर्स लग रहा होगा वो mg sin थीटा के या फ्रिक्शन फोर्स mg sin थीटा के बराबर लग रहा होगा, ना कि म्यू mg cos थीटा, क्योंकि ये मैक्सिमम वैल्यू थीटा इज इक्वल टू अल्फा हो गया। तो इस टाइम पे बॉडी हमारा नीचे मूव करना स्टार्ट कर जाएगा। तो इस टाइम पे जो हमारे पास फ्रिक्शन फोर्स होगा उसको आप दे सकते हैं, थीटा की वैल्यू अल्फा से ज्यादा हो जाए तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए कुछ और बातें करते हैं हम लोग यहाँ पर। फिर अगर बात करें नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कितने के बराबर होगा, तो mg cos थीटा के बराबर होगा। नेट डाउनवर्ड फोर्स अगर देख लिए जब बॉडी नीचे की तरफ आ रहा है तो mg sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा के बराबर आ जाएगा। तो यहीं से कई बार एक्सेलरेशन इन द डाउनवर्ड प्लेन या डाउन प्लेन की बात की जा सकती है, विच इज g इन ब्रैकेट sin थीटा माइनस cos थीटा के म्यू cos थीटा के बराबर होता है। ठीक है, अगर बॉडी को हमारा ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया जाए तो नेट फ्रिक्शन फोर्स भी नीचे ही की तरफ लग रहा होगा और जी साइन थीटा भी नीचे की तरफ लग रहा होगा, तो जो रिटार्डेशन है वो जी साइन थीटा प्लस म्यू जी कॉस थीटा के बराबर आ जाएगा। अब यहीं पे कई बार आपसे टाइम पूछा जाएगा तो बेटा बाकी सब चीजें नॉर्मल ही है जिसको आप खुद से भी निकाल सकते हो। तो डिस्टेंस अगर हमें पता है और डाउनवर्ड बॉडी मूव कर रहा है तो ए एक्सलेरेशन इनटू डाउनवर्ड इनटू टी स्क्वायर, ठीक है, वहां से आप निकाल सकते हैं। वेलोसिटी निकालना है तो वही v इज इक्वल टू ए इंटू यू, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी वाले फॉर्म से आप निकाल सकते हैं उसको, वेलोसिटी वगैरह भी। वर्क डन अगर निकालना है तो नीचे का फोर्स जो भी लग रहा था इनटू डिस्टेंस से भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब अपने पास कई बार पूछा जाता है पुलिंग फोर्स एंड पुशिंग फोर्स के बारे में बताने के लिए। आइए जरा समझते हैं इसको और इसको कैसे सिंप्लीफाई किया जाता है। फिलहाल हम लोग पुलिंग फोर्स की बात करें तो यहाँ पे दो कंपोनेंट आ गए, एक आया एफ कॉस थीटा और दूसरा आया एफ साइन थीटा। एफ साइन थीटा के कारण ही अब यहाँ पे नॉर्मल फोर्स चेंज हो जाएगा और फ्रिक्शन पीछे की तरफ एफ आ गया। अब यहाँ पे नॉर्मल फोर्स आप देखना चाहें तो नीचे की तरफ mg लग रहा होगा, नीचे की तरफ mg लग रहा होगा, ऊपर की तरफ नॉर्मल है। तो बेसिकली देखा जाए तो नॉर्मल फोर्स हमारे पास इस केस में आ जाएगा mg माइनस एफ साइन थीटा के बराबर, एफ साइन थीटा के बराबर, जिसके कारण फ्रिक्शन फोर्स भी चेंज हो जाएगा। तो अगर हम लोग देखें एफ कॉस थीटा
दैट शुड बी इक्वल टू म्यू इनटू एम। अब यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे आप तो एफ की वैल्यू निकल कर आएगी विच इज इक्वल टू म्यू इनटू एम जी अपॉन कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा के बराबर। अब इसी को आपने सिंप्लीफाई किया, म्यू को आप साइन कॉस के फॉर्म में रख दीजिए, तब जाकर आपके पास जो एक्सप्रेशन निकल कर आएगा वो आ जाएगा एम जी इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा माइनस फाई के बराबर। अब ये फाई क्या है बेटा यहाँ पर, तो फाई हो जाएगा हमारे पास एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बराबर। ठीक है, जो मिनिमम फोर्स चाहिए कितना जिसके कारण ये मूव करने लगे, दैट इज हमारे पास एम जी साइन फाई के बराबर। इसको आप चाहो तो इस एक्सप्रेशन से भी निकाल सकते हो, टेन फाई को अगर म्यू ले लिया तो म्यू इंटू एम जी अपॉन वन अंडर रूट ऑफ वन प्लस म्यू स्क्वायर के बराबर। अगर हम लोग पुशिंग फोर्स बात कर ले, पुशिंग फोर्स के लिए देखें तो नॉर्मल की वैल्यूज चेंज हो जाएगी। क्या क्या वैल्यू चेंज हो जाएगी बेटा, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास एफ बेसिकली साइन थीटा और नीचे की तरफ एम जी ही आ गया और यहाँ पर आया एफ कॉस थीटा। तो एफ कॉस थीटा को किसके बराबर होना चाहिए हमें, म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल के बराबर। नॉर्मल क्या आ जाएगा बेटा, नॉर्मल इस केस में बढ़ जाएगा तो आ जाएगा एम जी प्लस एफ साइन थीटा के बराबर। तो यहाँ से हम लोगों ने एक्सप्रेशन निकाला और यहाँ से जो मिनिमम फोर्स निकला तो वो दिखा हमें कि मिनिमम फोर्स में जो वैल्यू है हमारे पास वो आ गई है एम जी साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा प्लस फाई के बराबर। अब यहीं से कई बार पूछा जाता है कूलिंग फोर्स क्यों कम होता है, पुशिंग फोर्स क्यों ज्यादा फील होता है, तो आप यहीं से इसका एक्सप्रेशन या इसका लॉजिक देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले पे आते हैं। आइए भाई, किसी मोशन ऑफ कार ऑन लेवल रोड पे अगर देखा जाए तो मोशन ऑफ कार अगर लेवल रोड पे देखा जाए तो हमारे पास छोटा सा फॉर्मूला जो अपने को याद रखना चाहिए कि जो फोर्स लगेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो रेसिस्टेंस या फ्रिक्शन के बराबर कर दीजिए, तो वहां से आप दोनों एक्सप्रेशन को बराबर करेंगे तो वी मैक्स निकल आएगा अंडर रूट ऑफ म्यू आर जी के बराबर। सिमिलरली बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट भी अगर देखें आप तो म्यू को टेन थीटा से रिप्लेस कर दीजिए तो आपको याद रखने में आसानी हो जाएगी, वी स्क्वायर की वैल्यू आपके पास आ जाएगी आर जी टेन थीटा के बराबर। ठीक है, फिर आया हमारे पास बैंकिंग ऑफ रोड। बैंकिंग ऑफ रोड में हमारे पास क्या आता है, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास जो फ्रिक्शन बाहर की तरफ फोर्स लग रहा होगा वो इधर रहेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सॉरी ऊपर के डायरेक्शन में रहेगा। अब आप चाहें तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जब मिनिमम फोर्स हम लोग चाहें इसको याद कर सकते हैं बेटा कि मैक्सिमम फोर्स कितना होना चाहिए, तो मैक्सिमम फोर्स इज इक्वल टू आर जी इन ब्रैकेट टेन थीटा प्लस टेन अल्फा के बराबर लिख सकते हैं। टेन अल्फा क्या हो गया, टेन थीटा प्लस अल्फा, अल्फा है हमारे पास एंगल ऑफ फ्रिक्शन जिसको आप लिखना चाहें तो टेन थीटा प्लस म्यू वन माइनस म्यू टेन थीटा के फॉर्म में लिख सकते हैं। मिनिमम स्पीड कितना होगा सो दैट ये नीचे की तरफ स्लिप ना करे, तो वो वी मिनिमम इज इक्वल टू प्लस, जहां पे प्लस था वहां पे माइनस कर दीजिए, तो ऊपर प्लस था यहाँ पर आ गया माइनस वन बाई टेन थीटा माइनस म्यू डिवाइडेड बाई वन प्लस म्यू टेन थीटा। तो बैंकिंग ऑफ रोड का एक्सप्रेशन याद रखने का तरीका क्या है, अंडर रूट ऑफ आर जी इन ब्रैकेट आप लिख सकते हैं टेन थीटा प्लस अल्फा, टेन थीटा प्लस अल्फा को फिर से सिंप्लीफाई कर दिए टेन थीटा प्लस टेन म्यू या टेन थीटा प्लस टेन अल्फा डिवाइडेड बाई वन माइनस टेन थीटा इंटू टेन अल्फा। टेन अल्फा को आप म्यू से रिप्लेस कर सकते हैं। जहां पर मिनिमम स्पीड की बात की जाए तो वहां पे प्लस माइनस को आप इंटरचेंज कर सकते हैं। फिर आए हमारे पास कॉनिकल पेंडुलम। कॉनिकल पेंडुलम का एक्सप्रेशन को अगर आप निकालना चाहें तो यहाँ पर आपको फोर्सेस को बैलेंस करेंगे, एम जी और टी साइन थीटा। एम जी को बैलेंस करना होगा टी कॉस थीटा और टी साइन थीटा को बैलेंस करना होगा एम वी स्क्वायर बाई आर। जब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ से टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन निकाला जा सकता है विच इज टू पाई अंडर रूट ऑफ एल कॉस थीटा बाई जी के बराबर। फिर नेक्स्ट केस आता है हमारे पास कि एक रॉड में या एक पाइप में लिक्विड रखा गया जिसको रोटेट कर रहे हैं, तो इस पर बताइए लिक्विड के जो लास्ट पोर्शन होगा वहां पे फोर्स कितना लग रहा होगा, तो जो फोर्स लग रहा होगा हमारे पास वो होगा वन बाई टू एम ओमेगा स्क्वायर एल के बराबर। ठीक है, अब भाई हमारे पास दो ब्लॉक सिस्टम जिनका केस लिया जाता है कि ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक रखा है बेटा, अगर नीचे वाले ब्लॉक पे फोर्स, हमेशा याद रखें क्रिटिकल ब्लॉक हमारे पास कौन सा है, तो जिस पे फोर्स नहीं लग रहा होता वो क्रिटिकल ब्लॉक है, उसको आगे ले जाने के लिए फ्रिक्शन ही रिस्पॉन्सिबल है। तो फ्रिक्शन की वैल्यू यहाँ पर किसके बराबर हो जानी चाहिए हमारे पास, m2 इंटू जी के बराबर होना चाहिए, दैट शुड बी इक्वल टू मास इंटू, ठीक है, हाँ म्यू इंटू एम टू इंटू जी के बराबर। तो जो एक्सलरेशन क्रिटिकल ब्लॉक का मैक्सिमम पॉसिबल एक्सलरेशन है वो है म्यू जी के बराबर, वो है म्यू जी के बराबर, ये देखो वो है म्यू जी के बराबर। अब अगर जो सिस्टम का एक्सलरेशन है, अगर सिस्टम का एक्सलरेशन कम रहा, अगर सिस्टम का एक्सलरेशन कम रहा ए क्रिटिकल से, तो दोनों ब्लॉक साथ साथ मूव करेंगे। अगर साथ ऐसा नहीं हुआ तो क्या हुआ, दोनों के बीच में स्लाइडिंग हो जाएगा। तो एक ऊपर वाले ब्लॉक के लिए तो यही कंडीशन है, नीचे वाले ब्लॉक के लिए आप चाहें तो नेट फोर्स निकाल सकते हैं। तो अगर ये ब्लॉक है हमारे पास, इस पे कैपिटल एफ आगे की तरफ लग रहा, फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ लग रहा, तो यहाँ पे नेट फोर्स निकाल कर आप इसका एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं एक्सेलरेशन का। केस 2 पे आए, अगर हमारा नीचे वाला ब्लॉक जो है वो क्रिटिकल ब्लॉक हो जाए तो क्या हो जाएगा, तो नीचे वाले ब्लॉक के क्रिटिकल ब्लॉक का पहले आप
हर बार एक्सेलरेशन निकाल ली, तो क्रिटिकल ब्लॉक लिए क्या लिख सकते हैं, म्यू टाइम्स ऑफ m2 into g, m2 into g, दैट शुड बी इक्वल्स टू m1 into एक्सेलरेशन। तो क्रिटिकल एक्सेलरेशन हमारे पास ये आया, फिर से म्यू टाइम्स m2 अपॉन m1 into g। वही बात है कि अगर क्रिटिकल एक्सेलरेशन की वैल्यू जो सिस्टम का एक्सेलरेशन है उससे ज्यादा रही, मतलब सिस्टम का एक्सेलरेशन उससे कम रहा, तो दोनों ब्लॉक साथ साथ अगर ऐसा नहीं है तो फिर ब्लॉक हमारे पास दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होना स्टार्ट हो जाएगा। जहां पे रिलेटिव होगा एक ब्लॉक, तो जो क्रिटिकल ब्लॉक है उसके लिए एक्सेलरेशन फिक्स है, बट जो क्रिटिकल ब्लॉक नहीं है उसके लिए एक्सेलरेशन आप न्यूटन के लॉज के हेल्प से आप निकाल सकते हैं। वो छोटा नहीं है, नहीं छोटा। चलिए, अब इसी पे बहुत सारे केसेस हैं हमारे पास, जैसे कि केस आता है कि नॉर्मल कर्व में बताइए कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कहाँ कहाँ कैसा कैसा होगा। तो अगर पहले वाले केस देखें, यहाँ पे बॉडी मूव कर रहा है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी हमारे पास किधर होगा, नीचे की तरफ नहीं होगा, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमारे पास नीचे की तरफ होगा Fc। तो नॉर्मल की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास mg प्लस सेंट्रीफ्यूगल। अगर इस केस में आप, और नॉर्मल हमेशा बेटा टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट में लगता है, तो नॉर्मल इस केस में ऊपर की तरफ लगा, Fc भी ऊपर की तरफ लगा, तो यहाँ पर नॉर्मल की वैल्यू आ गई mg माइनस Fc। अब इस केस में देखें तो Fc ऊपर लग रहा है, नॉर्मल नीचे लग रहा है, तो नॉर्मल और mg Fc को बैलेंस कर रहा होगा। ठीक है, अगला केस है हमारे पास कि एक इंसेक्ट है जो कि किसी बॉल में घूम रहा हो, तो बताइए कितना मैक्सिमम हाइट आ सकता है। तो आप यहाँ पे एंगल ऑफ रिपोज का कंसेप्ट लगा दें, वहां से आ जाए आपका आंसर। ठीक है, तो मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए ये एक्सप्रेशन है विच इज इक्वल टू r इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू कैसे आएगी बेटा, तो हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन या एंगल ऑफ रिपोज से आप निकाल सकते हैं। एंगल ऑफ रिपोज tan थीटा, tan थीटा की वैल्यू आ जाएगा हमारे पास म्यू बाई 1, तो यहाँ से हमारे पास कॉस थीटा का एक्सप्रेशन आ गया विच इज 1 बाई अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर प्लस 1, तो वहां से h का एक्सप्रेशन निकल आएगा। डेप्थ वेल का अगर कंसेप्ट लिखा जाए, तो यहाँ पर हमारे पास कोई आदमी है, मान लो ये जो आदमी है वो किसी बाइक पे है, घूम रहा होगा, तो mv स्क्वायर बाई आर उसके पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो, उसी को आपने किससे बैलेंस कर देगा, वो नॉर्मल बन गया हमारे पास। तो म्यू टाइम्स ऑफ mv स्क्वायर बाई आर जो कि नॉर्मल फोर्स है बेसिकली हमारे पास, दैट शुड बी इक्वल टू mg। तो यहाँ से v की वैल्यू निकल गई, यहाँ से आ जाएगा कि ये आदमी कितना मिनिमम वेलोसिटी से मूव करे सो दैट नीचे नहीं गिरना चाहिए। ठीक है, अगर इस केस में आ जाए हम लोग, तो यहाँ पर नॉर्मल फोर्स हमारे पास m है जो कि f है, तो म्यू इंटू एफ शुड बी इक्वल टू mg के बराबर आ जाना चाहिए। तो आपको पता चल जाएगा कितनी फोर्स से इस ब्लॉक को प्रेस किया जाए सो दैट ये नीचे की तरफ ना गिरे। तो नेक्स्ट हमारे पास स्यूडो का कंसेप्ट ये रहा कि अगर एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास जो कि एक्सेलरेशन a से आगे जा रहा था, तो यहाँ पे जो स्यूडो फोर्स लग रहा होगा वो m नॉट इंटू a है, तो फ्रिक्शन फोर्स जो लग रहा होगा हमारे पास वो आ जाएगा म्यू इंटू m नॉट इंटू a शुड बी इक्वल टू m नॉट इंटू जी के बराबर। तो यहाँ से आपका काम हो जाएगा। अगला आया हमारे पास कि एक ब्लॉक या ट्रक पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, अगर ये ट्रक पे ब्लॉक रखा है, ट्रक आगे की तरफ जा रहा है, तो इस पे कितना एक्सेलरेशन लग रहा होगा, जो कि ये साथ साथ जाए, तो ई नॉट इज इक्वल टू म्यू इंटू जी के बराबर लग रहा होगा। ठीक है, अगर स्लाइडिंग होना स्टार्ट हो जाएगा तब क्या हो जाएगा, जो दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन है वो आ जाएगा ट्रक का एक्सेलरेशन माइनस म्यू जी के बराबर, उसी एक्सेलरेशन से ये स्लाइड होना स्टार्ट करा होगा। तो चलिए भाई, आज के लिए इतना ही। लगभग मेरे हिसाब से जितने एनएलएम में इंपॉर्टेंट केस थे वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। इसके बाद जो अगला इंपॉर्टेंट बाकी रहता है वो हमारे पास मोस्टली रहता है कांस्टेंट मोशन के केस, जिसको इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है, बट इतना भी आप करते हैं तो आपके मेजॉरिटी क्वेश्चंस हो जाएंगे। इसमें से ज़्यादा ही क्वेश्चंस या केसेस आपके नोटबुक में आने चाहिए। चलिए, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।